बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर मोहम्मद शाबान आर के प्लेटफॉर्म से NMD कैट सेशन 2021 क्वार्टर बुक टेस्ट नंबर 4 लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट लेकर हाजिर हूँ। इसमें बेटा हमारा टॉपिक था लॉजिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें पजल्स टाइप क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी हद तक यहाँ पे 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। पहले दो क्वेश्चन, हर पैराग्राफ से कोशिश की मैंने 2 क्वेश्चन लिए। पहले पैराग्राफ को रीड करते हैं, इससे रेलेवेंट क्वेश्चन को देखते हैं। पैराग्राफ की स्टेटमेंट है हमारे पास P Q R S T U V एंड W 1 2 3 4 5 6 7 8 आर सिटिंग राउंड द सर्कल एंड फेसिंग द सेंटर। यानी एक सर्कल में ये 8 लोग बैठे हैं जिनके सेंटर की तरफ, सेंटर डायरेक्शन की तरफ फेस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आप देख रहे हैं तकरीबन 8 पीपल हैं, एक सर्कल में बैठ गए हैं। अब इनकी कंडीशंस हैं कि कौन कौन कहाँ पर बैठा हुआ है। पहली कंडीशन है P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T who is the neighbor of R and V। 4 ऑब्जेक्ट की कंडीशन इकट्ठी बताई है, लेकिन यहाँ पे राइट और लेफ्ट का जिक्र है। तो थोड़ी देर के लिए आप किसी भी जगह पर इसी सर्कल में अपने आप को एडजस्ट करें। अगर मैं इस पोजीशन पर अपने आप को एडजस्ट करूँ तो सबसे पहले मुझे डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कि बेसिकली डायरेक्शन है क्या। मेरी इस डायरेक्शन में राइट है और इस डायरेक्शन में लेफ्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट बनेगा अगर तमाम लोग सेंटर की तरफ देखें तो। इस कंडीशन के मुताबिक अगर हम P जो कि है सेकंड टू द राइट ऑफ T, P को टॉप मोस्ट प्लेस पर रखें तो ये T के राइट सेकंड पर है, मतलब T आपका यहां पर आएगा। उसके बाद उसने बताया कि T जो है वो नेबर है R और V का। अब T की 2 पोजीशन है, एक लेफ्ट और एक राइट। ये नहीं बताया कि लेफ्ट साइड पे कौन है और राइट साइड पे कौन है, तो यहां पर वेट करते हैं। लेकिन ये अपने माइंड में रखते हैं कि जो T है या तो इससे पहले R आएगा बाद में V आएगा, या पहले V आएगा बाद में R आएगा, यानी दोनों इसके नेबर है। अगली कंडीशन पढ़ते हैं, वहां पे हो सकता है इसका कोई हल मिल जाए। नेक्स्ट है हमारे पास S इज नॉट द नेबर ऑफ P। S जो है वो P का नेबर नहीं है, मतलब ना तो S यहां पर आएगा और ना ही S यहां पर आएगा। ठीक है। V इज द नेबर ऑफ U। V जो है वो U का नेबर है। अब देखें, अगर हम यहां पर V रखते हैं सेंटर में तो ये T और P का नेबर बनेगा, U का नेबर नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि T के लेफ्ट साइड पे हमारे पास अरेंज होगा V ताकि इसका नेबर U बन सके, और राइट साइड पे आएगा R। उसके बाद अगली कंडीशन पे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है Q इज नॉट बिटवीन S एंड W। Q जो है वो S और W के दरमियान नहीं होना चाहिए। अभी ना हमने S रखा है ना W, इसको रहने देते हैं। अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं। W इज नॉट बिटवीन U एंड S। U हमारे पास मौजूद है, W जो है वो U और S के दरमियान में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब U से एक पर्सन छोड़कर S बैठा है जिसके मिड में W नहीं बिठाना। तो आपके पास बेटा S की पोजीशन ये आ गई। अब U और S के दरमियान W नहीं होना चाहिए, तो Q हमारे पास है। Q को यहाँ पे अरेंज कर देते हैं और W की पोजीशन S की लेफ्ट साइड पे बन जाएगी। इस तरह बेटा ये हमने 8 लोगों की स्टेटमेंट पढ़ के पोजीशन फिक्स कर ली। हमें पता चल गया कि इस राउंड में कौन कौन किस किस पोजीशन पर बैठा है। जैसे ही हमें ये पता चल गया, अब इस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उन्हें बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। हाँ जी बेटा, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विच वन इज इमीडिएट राइट ऑफ V इफ S द पोजीशन ऑफ S एंड U आर इंटरचेंज।
यहाँ पर आपके पास u है और यहाँ पर s है। अगर हम s की जगह पे u को रख दें और u की जगह पे s को रख दें तो v के इमीडिएट राइट पर कौन है? अब ये v है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये राइट बनता है और यहाँ पर u और s का कोई ताल्लुक भी नहीं था, ऐसे ही उसने आपको परेशान किया है। इमीडिएट राइट जो है v का वो हमारे पास है बच्चों t, सो चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ r? r का इमीडिएट लेफ्ट क्या बनेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट है, r से जब हम लेफ्ट डायरेक्शन में चलते हैं तो इसमें भी हमें t ही मिलता है, सो अगेन आंसर चार्ली। 2 सवाल हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास नेक्स्ट पजल है, उसके क्वेश्चन हम उसको भी इसी तरह बेटे डायग्राम का थोड़ा सा रफ स्केच बनाएंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन का जब तक रफ स्केच नहीं बनाएंगे हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। पजल्स के अंदर इस बात का ख्याल करना है, आपने रफ स्केच लाजमी बनाना है। अगर आप ओरली माइंड के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, पजल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपका दिमाग किसी बात को क्लिक कर जाए और वो गलत हो, तो थोड़ा रफ स्केच करना ज़्यादा बेटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं मैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज कंडीशन। कंडीशन क्या है जी? 5 पर्सन है अब आपके पास, एफ एम के जे ई आर सिटिंग इन स्ट्रेट रो, एक बिल्कुल सीधी लाइन में बैठते हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, यानी जो ऑर्डर लिखा गया है जिसमें पहले नंबर पे एफ था, फिर एम था, फिर के था, फिर जे, फिर ई, इस ऑर्डर में नहीं है, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। किस ऑर्डर में वो आगे उसने बताया हुआ है, देखते हैं जी क्या बताया हुआ है। अच्छा, अब आपके पास ये चीज़ कंफर्म हो गई कि 5 लोग हैं जिन्हें हम स्ट्रेट रो में बिठाना चाहते हैं। तो ये बेटे हमारे पास एक रो आ गई जिसमें हमने 5 लोगों को बिठाना है। पहली कंडीशन है एम डू नॉट सिट इन द मिडल, यानी जो एम है वो मिडल में नहीं होना चाहिए। ओके हो गया कि एम मिडल में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एंड इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, और ये जे के इमीडिएट लेफ्ट पर होना चाहिए। फिर वही बात हमें देखना पड़ेगा कि इस रो के हिसाब से, इस सीट के हिसाब से हमारी लेफ्ट पोजीशन क्या बनती है और हमारी राइट पोजीशन क्या बनती है। आप अपने आप को इस चेयर पे बिठाकर एज्यूम करें कि कौन सी साइड आपकी लेफ्ट है और कौन सी साइड आपकी राइट है। मैंने जब एज्यूम किया तो मुझे कुछ यूं लगा कि ये पोर्शन आपका लेफ्ट है और ये साइड आपकी राइट है। तो उसने कहा कि जो एम है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे है, जे की लेफ्ट साइड पर पड़ा हुआ है, यानी अगर हमारे पास जे यूं है तो इसके बिल्कुल साथ इस तरह एम है। अब देखते हैं ये जे और एम इन 5 सीटों में कहां जाके फिट होते हैं। अगली कंडीशन है हमारे पास एफ एंड जे ऑक्यूपाई द एक्सट्रीम पोजीशंस। एक्सट्रीम कहते हैं बिल्कुल एंड वाली, ठीक है जी। कौन कौन? एफ और के। अब देखें किस एक्सट्रीम पोजीशन पे किसको आना चाहिए। ये जो पहली कंडीशन वो बता गया है कि जे के लेफ्ट पोजीशन पे एम है, तो इस कंडीशन को देखते हुए हमारी इस पहली चेयर पर बेटा जे आ जाएगा और एफ आ जाएगा इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि जे के साथ हमें पता है इमीडिएट लेफ्ट पर है एम, तो बेटा ये 3 पोजीशन हमें पता चल गई। अब 2 पोजीशन और रह गई हैं, उनके हवाले से आखिरी सेंटेंस है के सिट बिटवीन एफ एंड ई। के जो है वो ई और एफ के दरमियान में बैठेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ई मिडल में आएगा और इनके दरमियान में आपके पास आएगा के। अब ये बेटा आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के उनकी पोजीशंस बना ली, अरेंजमेंट बना ली। अब इस अरेंजमेंट को देख के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है। हाँ जी, क्वेश्चन है हमारे पास इफ द पोजीशन ऑफ के एंड जे आर इंटरचेंज। अगर हम के और जे की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, यानी जे की पोजीशन पर के को भेज दें और के की पोजीशन पर जे को भेज दें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिनोट्स द फर्स्ट 2 पीपल। कौन सी ऑप्शन है जिसमें पहले 2 पीपल आएंगे। अब आप इस साइड पर देखें तो आपके पास के और एम पहले 2 हैं,
इस साइड से काउंट करें तो पहले दो एफ और जे बनते हैं। देखें जी के एम और एफ जे कौन सी ऑप्शन आपको मिलती है? हाँ जी ये जी एफ जे मिल गया, ईटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों हु इज द मिडल पोजीशन। मिडल में कौन है जी? मिडल में हमारे पास ई है, सो अल्फा इज द राइट आंसर। अभी आप देख रहे हैं बेटा, जैसे ही हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के एक स्ट्रक्चर, रफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द गिवन डिटेल्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है जी डिटेल्स? कहता है जी डी लिव्स बिटवीन बी एंड एफ। डी जो है वो एफ और बी के दरमियान में रहता है, यानी अगर आपके पास ये बी है और ये एफ है तो इनके दरमियान में डी आएगा। ई एंड ए लिव सक्सेसिव फ्लोर, यानी ई के बाद ए आएगा, ये सक्सेसिव फ्लोर पे रहते हैं। ए भी आ सकता है, नो इशू, बाद में देखते हैं कौन कैसे सेट होता है। बी लिव्स टॉप मोस्ट फ्लोर। अब आपको फ्लोर बनाने पड़ेंगे, लेकिन इसमें आप देखेंगे टोटल आपके पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। ए बी, उसके बाद ये सी डी, उसके बाद ये ई एफ और ये जी। जी के बाद एच नहीं, एच नहीं है। तो ये कितने सर्कल हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 सर्कल हैं। तो हम क्या करते हैं जी 7 फ्लोर डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, एक बिल्डिंग बना लेते हैं जिसमें 7 फ्लोर्स हो, उनको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब उसने ये सबसे पहले जो बात बताई है ये हमारे काम की है कि बी जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है। इसका मतलब बी सबसे टॉप मोस्ट 7th फ्लोर पे आ जाएगा। फिर देयर इज एक्सट्रीमली एग्जैक्टली 1% बिटवीन सी एंड ई। सी और ई के दरमियान जो है, अच्छा बेटा ये दोबारा पहली स्टेटमेंट देखिएगा जिसमें उसने लिखा था डी लिव्स बिटवीन बी एंड एफ। बी ऊपर आ गया, इसका मतलब 5th पोजीशन पे एफ आएगा और दरमियान में आ जाएगा डी। अच्छा जी, एफ और डी के बाद फिर उसने कहा कि एक इंसान एग्जैक्टली ई और सी के दरमियान आएगा। देयर आर एग्जैक्टली 2 पीपल बिटवीन एफ एंड जी। एफ और जी के दरमियान 2 पीपल हैं, इसका मतलब 2nd प्लेस पे आपके पास आ जाएगा जी। अब दरमियान में एक बात हमें बताई गई थी, ई और ए जो है वो सक्सेसिव फ्लोर पे रहते हैं। तो ई और ए को आप सक्सेसिव फ्लोर में रखने के लिए इसी 3 और 4 को चूज कर सकते हैं, क्योंकि नीचे तो 1 रह गया। तो ये बेटे आपके पास अरेंजमेंट पूरी हो गई। ई ए के बाद सी बचा था जिसे हमने शुरू में रख लिया, क्योंकि सी और ई के दरमियान जो था वो जी था। इस वजह से 3rd पोजीशन पे ही ई आएगा। ई को ए पे नहीं रख 4 पे नहीं रख सकते, क्योंकि हमें कंडीशन में बताया गया कि सी और ई के दरमियान में जी ने आना है। तो पूरी कंडीशंस को पढ़ के ये बेटा हमने अपना क्वेश्चन डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर अरेंज कर लिया। अब हम देखते हैं इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस को। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु लिव्स इन द 7th फ्लोर। 7th फ्लोर या टॉप मोस्ट फ्लोर पूछ लेता तब भी हमें बताया गया है कि बी टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है, सो आंसर बिकम डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु लिव्स इन द 4th फ्लोर। 4th फ्लोर पे आप देखें तो हमारे पास ए आ रहा है, सो आंसर बिकम चार्ली। हाँ जी बेटा, उसी टाइप के क्वेश्चन में आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन इवनिंग, एक शाम को, बिफोर सनसेट, सूरज गरूब होने से पहले, रिहान एंड हारून वर टॉकिंग टू गो अदर फेस टू फेस। बातें कर रहे थे ईच अदर, एक दूसरे से फेस टू फेस, आमने सामने होकर। ठीक है जी, ठीक है जी। इमेजिन करें शाम का टाइम है, सूरज गरूब हो रहा है और वहां पर कहीं खड़े होकर एक दूसरे के आमने सामने बातें कर रहे हैं। कौन? रिहान और हारून। यानी इसका मतलब यह है कि कुछ इस टाइप का आपके पास समा होगा। इनमें से कोई एक हारून है, कोई एक आपके पास रिहान है, और ये सनसेट के टाइम एक दूसरे से फेस टू फेस मुलाकात कर रहे हैं।
अच्छा जी, अब करना क्या है, कहता है जी इफ हारून शैडो, अगर हारून का शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हारून, बिल्कुल हारून की राइट साइड पे हो। अब इसमें जो गौर करने वाली बात है वो दोनों एक ही नाम है, डिफरेंट नहीं है। हारून का शैडो हारून की राइट साइड पे हो तो क्या बनेगी, अब डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। सबसे पहले आप देखें सूरज अगर इनकी परली साइड पर है तो उधर वेस्ट बना दिया है मैंने, इधर ईस्ट आ जाएगा, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बना दी। अब डायरेक्शन में वेस्ट इधर है तो यहाँ दो लोग बातें कर रहे हैं, कोई एक पर्सन यहाँ पर अरेंज होगा, कोई एक पर्सन यहाँ पर अरेंज होगा। तो हारून का जो शेडो है वो राइट साइड पर है। आप देखें जो पर्सन यहाँ पर होगा उसकी डायरेक्शन के एतबार से ये उसका बेटे बनेगा राइट और ये बनेगी उसकी लेफ्ट, और जो पर्सन यहां पर होगा ये बनेगा उसका लेफ्ट और नीचे बनेगा उसका राइट। तो अगर मैं हारून को इस साइड पे रखता हूं तो वेस्ट के अपोजिट राइट पे हमें हारून का शेडो मिलेगा डायग्राम के हिसाब से, जो कि आपके पास बना हुआ नजर आ गया। अब इस कंडीशन के मुताबिक क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसकी तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विच डायरेक्शन वाज रिहान फेसिंग, कि रिहान का मुंह या फेस किस साइड पर है। अभी आप देख सकते हैं ये रिहान है और इसका फेस एग्जैक्टली साउथ की तरफ है, सो आंसर बिकम्स बीटा, बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच डायरेक्शन वाज हारून फेसिंग, हारून की डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगी, साउथ के अपोजिट नॉर्थ होता है, सो आंसर बिकम्स अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है रीटा टोल्ड मानी, रीटा मानी से कहता है द गर्ल, वो लड़की, आई मेट, जिसे मैं मिला था, येस्टरडे, कल, एट द बीच, बीच पर, वॉज द यंगेस्ट सिस्टर, सबसे छोटी बहन है, ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, मेरी दोस्त की वालदा के ब्रदर इन लॉ की। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रीटाज फ्रेंड, सवाल ये बताना है, पूछा ये गया है कि उस लड़की का, जो लड़की रीटा को शाम को मिली बीच पर, उस लड़की का उस रीटा की दोस्त से क्या रिलेशन बनेगा। ऑप्शन ए है कजन होगी, डॉटर होगी, नाइस होगी, फ्रेंड होगी या आंटी होगी। देखते हैं जी। सबसे पहले रीटा, रीटा को एक लड़की मिलती है, लड़की कौन है जी, उसकी फ्रेंड की वालदा के ब्रदर इन लॉ की सिस्टर है। शायद समझ आ गया कि ये रीटा है, इसको ये लड़की मिली थी जो कि उसकी दोस्त की वालदा के ब्रदर इन लॉ की बहन है। अब इन जनरल मुझे बताइएगा ब्रदर इन लॉ जो होता है वो क्या कहलाएगा, सिंपल भाई कहलाएगा। अगर भाई की जो बहन होगी वो भी तो बहन ही बनेगी, इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रदर इन लॉ की सिस्टर है वो उसकी दोस्त की माँ की भी सिस्टर लगी। तो माँ की जो सिस्टर होती है उसे हम क्या कहते हैं, आंटी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़की जो होगी वो रीटा की फ्रेंड की आंट होगी। सो ईटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन डाटा। डाटा क्या है जी, अमंग 6 पर्सन, 6 लोग हैं हमारे पास, ए बी सी डी ई एंड एफ, ईच हैव डिफरेंट वेट, सबके मुख्तलिफ वेट हैं। सी इज लाइटर देन ओनली ए, सी जो है सिर्फ ए से लाइटर है, हल्का है, बाकी सारे उससे, बाकी सबसे वो भारी है। डी हैवियर देन 3 पर्सन, डी जो है वो 3 पर्सन से हैवियर है। ई इज लाइटर देन एफ, ई जो है वो एफ से लाइटर है। और आखिर में लिखा हुआ ई इज नॉट लाइटेस्ट, ई लाइटेस्ट नहीं है इसलिए यहां लिखा है, इसका मतलब बी सबसे आखिर में होगा। दरमियान में हमें बताया गया जो सेकंड हैवीएस्ट पर्सन है यानी कि सी, उसका वेट है 74 kg एंड द सेकंड लाइटेस्ट पर्सन
इज द वेट 41 kg। तो ये बेटा अरेंजमेंट बन गई, इनके वेट के एतबार से जो क्वेश्चन में डाटा गिवन था हमने अरेंज कर लिया। अब इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस पर चलते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है जी, आफ्टर अरेंजिंग द पर्सन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग का मतलब क्या होता है? असेंडिंग यूं समझ लें कि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, असेंड कर रहे हैं, ऊपर चढ़ना, यानी पहले एक सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना, इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि सबसे पहला नंबर आप बी को दें, सबसे छोटा है, फिर आप ई को दें, फिर आप एफ, डी, सी और ए, इस ऑर्डर में इसको अरेंज करें। इस ऑर्डर को हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। ऑफ द रेट फाइंड द पर्सन हु कम्स इमीडिएटली आफ्टर ई। उसको बताना है जो ई के फौरन बाद आएगा। ई के इमीडिएट आफ्टर बाद में आ रहा है बेटा एफ, सो डेल्टा इज द राइट आंसर। हाँ जी, पहले क्वेश्चन का आंसर एफ आ गया। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन अमंग देम आर मोर देन 41 वेट। 41 वेट से ज्यादा इनमें कितने हैं? सेकेंड हैवीएस्ट जो पर्सन था, लाइटेस्ट पर्सन था, उसका वेट था 41। वो कहता है जी मोर देन, इससे ज्यादा वेट वाले कितने लोग हैं? डेफिनेटली ये ऊपर वाले 4 बनेंगे, सो आंसर बिकम्स चार्ली। लास्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ के हवाले से, व्हाट इज द वेट ऑफ सेकंड पर्सन आफ्टर अरेंजिंग द पर्सन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है जी? अब आपने सीढ़ियां नीचे उतरनी है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आना है, यानी जिस ऑर्डर में बना हुआ नजर आ रहा है उसी की नंबरिंग देनी है। इसका मतलब यह है कि अब आपका पहला नंबर 1 है, ए है, दूसरे नंबर पे सी है, तीसरे नंबर पे डी है, चौथे नंबर पे एफ है, पांचवें नंबर पे ई है और छठे नंबर पे बी है। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बनेगा। इस डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या बताना है? वेट ऑफ सेकंड पर्सन, दूसरे पर्सन का वेट बताना है। हाँ जी, दूसरे नंबर पर है सी, और सी का वेट हमें बताया हुआ था क्वेश्चन के अंदर 74 kg, जो कि आपके पास बनता है बेटे ऑप्शन अल्फा। सो अल्फा इज द राइट आंसर जी बेटा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, 6 लोग जो हैं अराउंड द सर्कल, एक सर्कुलर टेबल पर बैठ रहे हैं, जिनके फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, यानी वो सारे एक दूसरे को देख रहे हैं। अब सब सारे एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये आपके पास डायग्राम मैंने बनाई दी है, इस तरह की डायग्राम बनेगी। होना क्या है जी? डी इज बिटवीन सी एंड एफ। डी जो है उसे सी और एफ के दरमियान बिठाना है, यानी डी की एक साइड पे सी और एक साइड पे एफ होना चाहिए। ओके, सेकंड कंडीशन है बी इज द लेफ्ट ऑफ ए। अगेन आप डायरेक्शन देखेंगे, किसी एक प्लेस पे अपने आप को बिठा लें और देखें आपकी डायरेक्शन क्या बनती है, लेफ्ट क्या बनती है, राइट क्या बनती है। मैंने जब अपने आप को एज्यूम किया तो मेरे हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन राइट थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट थी। अच्छा जी, किसको लेफ्ट बिठाना है? बी इज लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट साइड पे बी है। तो सबसे पहले हम बी और ए को अरेंज करते हैं। ए की लेफ्ट साइड पे बी है, अरेंज हो गए। अगली कंडीशन है जी बी इज डायगनली अपोजिट टू डी। डायगनल कहते हैं बेटा अगर किसी डायग्राम के कॉर्नर्स को आपस में मिला दें। ठीक है जी, ये बी है तो बी को डायगनली अपोजिट जाएंगे तो ये सीट बनेगी। इस सीट पर वो कह रहा है कि आपने बिठाना है डी को। लो जी, हमने डी को बिठा दिया। एंड ई इज बिटवीन सी एंड बी। ई जो है वो सी और बी के दरमियान में, मतलब बी के बाद आ जाएगा ई और उसके बाद आ जाएगा सी, कुछ यूं। सी और ई अरेंज हो गए। अब एक ही बंदा रह गया और टोटल हमारे पास था ए बी सी डी ई एफ, एफ ही आखिरी रह गया है, तो एफ को उठाओ, ये खाली जगह पे अरेंज कर दो। ये बेटा हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक तमाम लोगों को अरेंज कर दिया। अब जैसे ही तमाम लोग अरेंज हो गए, अब हम देखते हैं हमसे क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है जी, हाउ मेनी पीपल सिटेड बिटवीन ई एंड ए इफ काउंटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम ए।
अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए से ई तक के लोगों को गिने, ये ई है, ये ए है, ए से ई में सिर्फ और सिर्फ अकेला बी आ रहा है, उनकी तादाद बतानी थी, सो 1 अल्फा इज द राइट आंसर। अच्छा, ये चार्ली लगा हुआ है, वो गलती से की गलत हो गई है, नो इशू। आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए और ई के दरमियान कितने आते हैं, सिर्फ एक ही पर्सन आता है फ्रॉम ए, उसने लिखा हुआ है। अगर ई कहता तो शायद हम इसे 3 कर लेते, लेकिन उसने जब फ्रॉम ए लिख दिया तो इसका आंसर हर हाल में 1 होना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज राइट ऑफ ए, ए के राइट पर कौन है। ए का राइट बनेगा बेटा एफ, सो चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह हमारे पास, इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये बताई गई है, अकरम, बख्तावर, चंगेज, दाऊद, इक्राम, फरा, गुलरेज और हुमायूं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हैं, सिटेड स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में, फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की साइड पे मुंह करके तमाम लोगों को हमने बिठाना है या वो बैठ गए हैं। कंडीशन क्या है जी, चंगेज सिट 4th टू द लेफ्ट ऑफ गुलरेज, चंगेज जो हो वो गुलरेज से 4th लेफ्ट पोजीशन पर हो, सॉरी चंगेज 4th लेफ्ट पोजीशन पर हो गुलरेज के, दाऊद सीट 2nd टू द राइट ऑफ गुलरेज। इसका मतलब सबसे पहले आपको 8 सीट्स बनानी पड़ेंगी, यानी कि 8 लोग लेने पड़ेंगे। ये हमने 8 लोग ले लिए, फिर हमें देखना पड़ेगा इनका लेफ्ट और राइट क्या बनता है। ये नॉर्थ की तरफ सबके फेसिंग है, इनकी डायरेक्शन देखें तो बेटे जी इस साइड पे सबका लेफ्ट बनेगा, इस साइड पे सबका राइट बनेगा। अपने आप को एज्यूम करके देख लें आप, इस तरह आपका लेफ्ट और राइट किस तरह बनेगा। अब जो बात हमें बताई जा रही है वो ये बताई गई है अभी तक कि गुलरेज से अगर हम राइट साइड पे जाएं, ठीक है जी, तो आपके पास दाऊद सीट 2nd राइट ऑफ गुलरेज, यानी एक सीट छोड़कर दाऊद बैठा है, और लेफ्ट साइड पर गुलरेज के चंगेज सीट 4th टू द लेफ्ट ऑफ गुलरेज, 1 2 3 4, यहां पे कहीं आएगा चंगेज, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 1 2 सॉरी जी, चंगेज यहां पर बनेगा, 3 सीटों के बाद 4th बनेगा। हाँ जी बेटा, तो 7 लोग तो यहीं अरेंज हो गए हैं। अब 8वां देखना है कि डी के बाद आता है कि सी के बाद आता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन दाऊद एंड इकराम, ठीक है जी, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन दाऊद एंड इकराम। ये दाऊद है तो इकराम यहां पे आ जाएगा, सॉरी अकरम, ठीक है। इसी को मैं अगर यहां पर ट्रांसफर कर दूं तो आप देखें ये कुछ यूं बनेगा बच्चों, हाँ जी, ये मैंने सपोज यहाँ गुलरेज को बिठा दिया है, गुलरेज से 4th लेफ्ट साइड पे चंगेज आ गया और 2nd राइट पे दाऊद आ गया। दाऊद और इकराम के दरमियान में एग्जैक्टली 2 लोग होने चाहिए। उसके बाद वो कहता है जी बख्तावर एंड फरा सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। अब 2 इकट्ठी सीटें सिर्फ ए और सी के दरमियान में ही हैं, तो इन दोनों को हम यहाँ पे अरेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने कहा हुमायूं इज नॉट इमीडिएट टू नेबर ऑफ दाऊद, हुमायूं जो है वो दाऊद के बाद नहीं आना चाहिए, इसका मतलब वो इस लेफ्ट पे चंगेज के बाद आ जाएगा। और आप देखें ए बी सी डी ई नहीं आया, ई इकराम आ जाएगा आपके पास इस पोजीशन पे। तो ये बेटा हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के सबको अरेंज कर लिया है। अरेंज करने के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया जी। तो बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे,
हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन अकरम एंड इकराम, कितने लोग अकरम और इकराम के दरमियान में बैठे हैं? ओनली वन। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन हुमायूं एंड इकराम, हुमायूं और इकराम के दरमियान में कितने लोग हैं जी? 1 2 3 4 5, 5 पर्सन हैं। 5 ऑप्शन है जी ईटा, सो ईटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सिट एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ गुलरेज, गुलरेज की एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन है जी? हुमायूं साहब हैं। डेल्टा इज द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन अ क्लास, एक क्लास में सम स्टूडेंट स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कुछ स्टूडेंट एक सीधी लाइन में खड़े होते हैं। द पोजीशन ऑफ दिलावर, जिसमें दिलावर की जो पोजीशन है 31st है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 21st है फ्रॉम द राइट हैंड। करना क्या है? बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, कि उस रो में टोटल कितने बच्चे हैं। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये उन तमाम बच्चों की रो है। इस रो में ये कोई दरमियान में बच्चा है जो दिलावर है, ठीक है जी। अब इनके हिसाब से अगर इनका लेफ़्ट और राइट देखा जाए तो ये मैंने लेफ़्ट और राइट अरेंज कर लिया, एक को लेफ़्ट कह दिया, एक को राइट कह दिया। लेफ़्ट साइड से देखा जाए तो दिलावर की पोजीशन 31st है, राइट साइड से देखा जाए तो 21st है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होता है बेटा? क्लास में भी एक दफ़ा डिस्कस किया था हमने क्वेश्चन। इसकी ट्रिक ये होती है कि आप 31st और 21st दोनों को ऐड कर लें और फिर टोटल में से एक माइनस कर दें, तो हमारे पास इस रो में मौजूद तमाम बच्चों की तादाद आ जाती है, जो कि बन रही है 51। 51 हमारे पास है डेल्टा आंसर, सो डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास A B C D E F and G आर मेंबर ऑफ अ फैमिली। 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर हैं एक फैमिली के अंदर, कंसिस्टिंग, जिसमें शामिल हैं 4 अडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन। ठीक है जी, इस बात को नोट कर लें, ये आगे काम आएगी कि हमारे पास इस फैमिली में 4 अडल्ट हैं और 3 चिल्ड्रन हैं। आगे चलते हैं। 2 ऑफ होम, इनमें से 2 F एंड G आर गर्ल्स, F और G जो हैं वो गर्ल्स हैं। सॉरी, सिस्टर लिखा गया, ठीक है जी। F और G क्या हैं? गर्ल्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास A and D आर ब्रदर्स एंड A इज अ डॉक्टर। A और E जो हैं वो हमारे पास हैं बच्चों भाई, और इनमें से A जो है वो डॉक्टर है। आगे चलते हैं। E इज एन इंजीनियर मैरिड टू वन ऑफ द ब्रदर्स एंड हैज 2 चिल्ड्रन। E जो है कोई खातून है जिसकी शादी इन दोनों भाइयों में से किसी एक के साथ हुई है और उसके 2 बच्चे हैं। अब बच्चे कौन से हैं और शादी किससे हुई है, ये अगली सेंटेंस में पता चलेगा। अगला सेंटेंस है हमारे पास बी मैरिड टू डी। बी की जो शादी है वो डी के साथ होती है। इसका मतलब बी और डी, सबसे पहला ई हमारे पास इंजीनियर था, ये बी और डी हमारे पास कपल बन गया। और आगे बताया गया है जी इज देयर चाइल्ड, जी इनका चाइल्ड है। अब देखते हैं कि ई की शादी किससे हुई थी। बी, ए और डी 2 भाई थे, जिसमें से डी की शादी बी से हो गई, बाकी बच्चा ए। तो ए की शादी होगी बेटा ई के साथ। ये मैरिड कपल होंगे जिनके 2 बच्चे, 3 बच्चों में से जी निकल गया, बाकी रह गया एफ और सी, ये इनके बच्चे होंगे। ठीक है जी। अब यहां पर आप देखें एफ और जी के बारे में उसने शुरू में बता दिया था कि एफ और जी जो हैं वो गर्ल्स हैं, तो बचा सी। सी बॉय होगा डेफिनेटली, वरना इसको भी गर्ल बता देता। तो सी हमारे पास बॉय है, ये बात हमने नोट कर ली। और इसमें मजीद अगर हम ये याद रखने के लिए इनके ऊपर लिख दें कि कौन फीमेल है और कौन मेल है, ताकि इनमें से कोई सवाल ना पूछ ले, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये हमने बेटा क्वेश्चन को रीड करके अपना एक डाटा बना लिया फिजिक्स के न्यूमेरिकल की तरह। अब हम इस डाटा से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है जी हु इज सी। सी कौन है?
स्ट्रक्चर में देखें तो सी जो है वो हमें एक बॉय मिला है जो कि ई और ए का बच्चा है, जिसमें ए जो है वो उसका फादर है, ई जो है वो उसकी मदर है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ईज डॉटर, बात गलत है, वो तो बॉय है। अच्छा जी, एफ फादर, ये बात भी गलत है, वो उसका भाई है। जीज ब्रदर, बिल्कुल भी नहीं, वो उसके चाचे की बेटी है। ए सन, हाँ जी ए का बेटा है। सो डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, हु इज डॉक्टर, इनमें डॉक्टर कौन है? तो ये बड़ा वाजे, सिर्फ एक ही प्रोफेशन बताया था कि ए इज अ डॉक्टर। बहुत आसान सवाल है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन ए इज द राइट आंसर आपके पास क्वेश्चन में होंगे। मैं लिखना भूल गया हूँ जल्दी में, क्योंकि आखिरी सवाल था, मैंने कहा जी लो स्लाइड बन गई। तो बेटा आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट FLP के लेकर कल हाजिर होऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।